गाइस मैं सर आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे चहेते खान सर की खान सर कर रहा हूँ मेजर साहब की वीडियो आ गई। वीडियो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, लुभाता हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंडिया सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर किस्म की पूरी आर्मी को टक्कर देने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बात का काफ़ी होता है। तो खैर देखते हैं पहले वीडियो, क्या इसमें जानकारी मिलती है, क्या कह रहे हैं मेरे साहब, ये क्यों बनवाया जा रहा है, क्या खतरात हैं, पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते रहे। जय हिंद दोस्तों, मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम कश्यप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मेजर गौरव आर्या। सर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने की अनुमति दे दी है, कैसे देख रहे हैं और क्यों? नहीं, देखिए ये करीब 45,000 टन का है। इसके पहले वाला भी था, वो भी 45,000 टन का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी को और सशक्त करने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन आपको घेर रहा है। आप देखिए साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, आप ये देखिए नीचे श्रीलंका में हनुमानटोटा पोर्ट के आसपास क्या चल रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में गवादर में क्या चल रहा है, आप ऊपर देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, ऊपर से अगर आप देखेंगे भारत के ऊपर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो ये सब देखते हुए आपको एक स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए। मैं प्रेम आपको बात बताता हूँ ना कि ट्रेडिशनली हमने अपनी नेवी को बहुत इग्नोर करा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन नेवी, अंग्रेज़ों ने जो भारत पे कब्ज़ा करा था, अवैध आए थे एज एन इन्वेडर, वो सारे के सारे देखिए जो बड़े बड़े ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, वो बाय सी हुई हैं। अंग्रेज़ समुद्र के रास्ते में आए थे। अमेरिका का जो पता लगा, वो कोलंबस भारत ढूंढने आया था, फिर वो अमेरिका चला गया, वो भी समुद्र से। तो एक बात हमें समझनी होगी कि इस पृथ्वी का 2/3 ऑफ दिस अर्थ इज वाटर। इट्स कवर्ड विद वाटर एंड व्हेन इट्स कवर्ड विद वाटर, अगर आप समुद्र में मजबूत हैं तो आप फिर हर जगह मजबूत हैं। आप ये हमें गलतफहमी रही है कई सालों से, और ये गलतफहमी भी नहीं कह सकते। जो भी भारत के युद्ध हुए हैं हर समय पश्चिम में हुए हैं, पूरब में हुए हैं, उत्तर में हुए हैं, दक्षिण में युद्ध नहीं हुआ। मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो छोटे मोटे राजे महाराजाओं के बीच की युद्ध की बात नहीं कर रहा मैं, जो मॉडर्न बैटल्स, मॉडर्न वॉरफेयर, प्रीवियस सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई आप देख लीजिए। 1947-48 में कश्मीर में लड़ाई हुई थी, जब कबायली आ गए थे, आपको पता ही है। 62 में जो लड़ाई हुई थी वो भी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हुई थी, जब चीन के साथ हुई थी। 65 की लड़ाई आपकी नॉर्थ में हुई थी, जम्मू में, और आपकी हुई थी रण ऑफ कच्छ और आपके राजस्थान पंजाब के एरिया में। बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 की बहुत बड़ी लड़ाई है, जहाँ पे वीर शहीद अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था। दैट असल उत्तर की लड़ाई जो थी खेमकरन सेक्टर की। फिर आप ले लीजिए 1967 जो नाथुला में स्कर्मिश हुआ। नाथुला कहाँ, ये भी आपको पता है। हाँ जी। 1971 आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, ज़्यादातर ईस्ट में हुई थी, बिकॉज इट इज़ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। दैट वॉर वॉज फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बट आपकी ईस्ट में ज़्यादातर हुई थी, लेकिन नॉर्थ में भी हुई थी और वेस्ट में भी हुई थी। ठीक, साउथ में बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं रहा, बहुत कम। ठीक है, साउथ का रास्ता इस्तेमाल करा और विशाखापट्टनम, क्योंकि पाकिस्तान को ऊपर से ऐसे नीचे जाना पड़ता ना, क्रॉसिंग दिस थिंग इंडियन एयर स्पेस, तो इंडिया ने मना कर दिया था। इंडिया हैड सेड नो। सो ये पाकिस्तान यूं आता था बिल्कुल पूरा पार करके श्रीलंका के इस तरफ से पूरा। तो हाँ ठीक है, था थोड़ा, बट ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ। 1999 कारगिल, फिर आप 26/11 मुंबई में, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में, अक्षरधाम टेम्पल अटैक, पार्लियामेंट अटैक, कश्मीर की टेररिज्म, पंजाब की टेररिज्म, ये कहाँ हुई? ये आप देखिएगा ना सब, अगर आप एक उसको देखें तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, इधर ही। साउथ में आपने कहीं बड़ा युद्ध होते हुए नहीं देखा आपने। तो इसलिए हमें ये गलतफहमी हो गई कि साउथ इंपॉर्टेंट नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट द साउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां पे युद्ध नहीं हुआ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे चाइना की नब्ज है, क्योंकि ओशंस वहां पे हैं, चाइना की ट्रेड रूट हुआ है। तो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यही चीज हमें 1000 साल से ज्यादा यही बात हमें समझाई चोल साम्राज्य जो था, उसने यही बात समझाई, और जो मराठा साम्राज्य था उसने भी हमें यही बात समझाई। हम लोगों को नहीं समझ में आई, हम लोगों को देर में समझ में आती है, वो हमारी कमजोरी है। लेकिन हमारे पूर्वज हमें समझाते आए हैं कि भाई समुद्रों को अगर तुम इग्नोर करोगे तो फिर समुद्र तुम्हें इग्नोर करेगा। ये बात है। अभी आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना के मुकाबले अगर कंपैरिजन करें भारतीय नौसेना की, कितनी सशक्त देख रहे हैं, और पाकिस्तान को इन सब के बीच में कहाँ देख रहे हैं?
नहीं, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। पाकिस्तान तो हैज़ सम फिशिंग बोट्स, आई डोंट इवन थिंक पाकिस्तान एज अ नेवी, मतलब नोबडी इज हर्ड ऑफ द पाकिस्तान नेवी, इट्स नथिंग, दे डोंट इवन हैव अ डिस्ट्रॉयर। कुछ फ्रिगेट्स हैं इनके पास, आई थिंक दे हैव सम फिशिंग बोट्स, वो मछली मारते होंगे और तो कुछ करते नहीं पाकिस्तानी नेवी। चाइनीज़ नेवी न्यूमेरिकली इज़ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, न्यूमेरिकली, लेकिन वो नंबर ऑफ शिप्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट अमेरिका की मैक्सिमम है। 11 या 12 तो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास, तो अमेरिका का तो गेम अलग है, बिल्कुल गेम अलग है। चाइना के पास जहाज़ ज़्यादा हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अमेरिका का ज़्यादा है। एबिलिटी ऑफ अमेरिका टू स्टे एट द सी एंड इन्फ्लुएंस बैटल अमेरिका का बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के 60 से ज़्यादा जहाज़ मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हैं। तो इंडियन नेवी रैंप अप हो रही है यार, इट्स रैंपिंग अप लाइक क्रेजी। जो इंडियन नेवी के लिए काम आज की तारीख में चल रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से स्वतंत्र हुआ है, तब से उस लेवल का काम तो मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना उसके बारे में, ना मैंने पढ़ा। ये अलग लेवल पे काम हो रहा है इंडियन नेवी का। 60 शिप्स आर बीइंग बिल्ट, मोर देन 60 एक्चुअली, नॉट 60, 60 से ज़्यादा पानी के जहाज़ बन रहे हैं इंडियन नेवी के लिए आज की तारीख में। आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इन सबके बीच में टिकता भी नहीं है, बेड़ा ही करके उसकी नेवी है ही नहीं, पता नहीं क्यों वो नेवल चीफ बना रखा है उन्होंने। पाकिस्तान देखिए, जो भी दिया है चीन ने दिया है, चीन के बलबूते पर फुदक रहा है, पाकिस्तान का खुद का कुछ नहीं है। अच्छा, चर्चा का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म है कि भारत को जरूरत है कि नहीं इस एयरक्राफ्ट कैरियर की। नहीं, ये तो बड़ा एक उसका विषय है प्रेम की, भाई भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है कि नहीं, वो तो नेवी डिसाइड करेगी। नेवी ने डिसाइड कर दिया कि है हमको ज़रूरत। वंस द इंडियन नेवी सेज दे नीड इट, एंड एडमिरल आर हरी कुमार हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड दैट वी नीड अनदर एयरक्राफ्ट कैरियर। एक बार एडमिरल आर हरी कुमार ने बोल दिया, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बोल दिया, मैटर एंड्स देयर, कहानी वहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके पीछे दलील ये दे रहे हैं कि इसको निशाना बनाना आसान है, एयरक्राफ्ट कैरियर को दलील दे रहे हैं ये लोग। नहीं, मुझे तो ये दलील भी बेवकूफ़ी की लगती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कब निशाना बना एयरक्राफ्ट कैरियर मुझे तो नहीं पता। अगर बना हो तो कोई मुझे एजुकेट करे, हो सकता है मेरे नॉलेज में गैप हो। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता। एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा एक इकोसिस्टम रहता है आसपास। उसमें डिस्ट्रॉयर रहते हैं, उसमें सबमरीन्स रहती है, उसमें फ्रिगेट्स रहते हैं, उसमें एयरक्राफ्ट रहते हैं, उसमें रडार रहते हैं, उसमें हेलीकॉप्टर रहते हैं, उसमें इतना तामझाम रहता है। इट इज़ लाइक एन इंडिपेंडेंट फाइटिंग फोर्स। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो जेराल्ड टी फोर्ड क्लास का उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए 5,500 से 6,000 लोग हैं उसके एयरक्राफ्ट कैरियर। इट्स अ फ्लोटिंग सिटी। एयरक्राफ्ट कैरियर को मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करना। लोग कह रहे हैं कि चाइना के पास ये मिसाइल है, मिसाइल मार देगा एयरक्राफ्ट को। सोशल मीडिया में लोग करते हैं ना, उनको नॉलेज तो है नहीं। आप बताइए तो किसने रोका है चाइना को? मारो मिसाइल, देखो क्या होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर इज द फाइनल एक जिसको कहते हैं ना आखिरी आर्ग्यूमेंट होती है, आखिरी दलील किसी भी देश की। एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई उससे ज़्यादा बड़ी दलील कोई नहीं है। दैट इज द। मैं तो ये कह रहा हूँ 45,000 टन का जो हम बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं 45,000? वी शुड एम फॉर एटलीस्ट 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट का हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए प्रॉपर विथ स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल। एयरक्राफ्ट कैरियर का मकसद क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। आप इसको इस तरीके, आपकी विदेश नीति होती है ना, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का पहुंच जाए, आप बोले साहब INS विक्रांत पहुंच गए, तो फिर आपकी आर्ग्यूमेंट पक्की हो गई। INS विक्रांत से कौन बहस करेगा? डू यू वांट टू आर्ग्यू विद INS विक्रांत? आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद INS विक्रांत। कहानी खत्म। तो ये मुझे लगता है कि ये जो भारत गलती ये हम लोग कर रहे हैं कि 45,000 टन का बना रहे हैं। हमारे पास 2-3 एयरक्राफ्ट होने चाहिए 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर। पूरी दुनिया में टहल रहे हैं, क्योंकि एक रिफिट होता रहेगा, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो साइकिल बदलता रहेगा उनका। लेकिन हाँ, दिस प्रोजेक्शन ऑफ पावर अक्रॉस द वर्ल्ड यार, प्रोजेक्शन ऑफ पावर कहीं पे। अगर आपको आज हमारे 8 नेवी के ऑफिसर्स हैं, अगर ओमान में उनको सजाए मौत मिली है, तो आपका अगर एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ है ऐसे, फिर आप ओमानी शेख से बात करिए कि शेख इधर तो देख, ये देख एयरक्राफ्ट कैरियर। शेख इज्जत करेगा, सलाम अलैकुम बोलेगा, शेख बोलेगा आओ खजूर खाओ, तब शेख को दबाएंगे। ये आपको चाहिए। आपको देखिए, डिफेंसिव पॉलिसी जो है ना हमारी, ये बड़ी घातक है। योर पॉलिसी शुड बी, आपने सुना ये भय बिन होए ना प्रीत, ये फॉरेन पॉलिसी भय बिन होए ना प्रीत पे ही बेस्ड होनी चाहिए। बिना न माना जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत।
दैट शुड बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। और इस पॉलिसी को अमल में लाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती, एंड द बिगर द बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली तो बात यह है कि उनके लिए मुबारकबाद है इंडियंस के लिए कि उन्होंने अपने इंडिजिनियस यानी कि अपने मुल्क का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने शुरू कर दिए, अपने मुल्क के अंदर बनाना शुरू कर दिए। INS विक्रांत, उस पर हमने वीडियोस कर रखी हैं, लेकिन अब इनके एडमायरल नेवल चीफ ने मतलब ये रिकमेंड कर दिया कि हमें अभी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, और है वाकई में। और जिस खूबसूरती के साथ मेजर साहब ने समझाया, उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कारगिल युद्ध देख लें, मुंबई अटैक देख लें, वो पार्लियामेंट अटैक देख लें, मतलब कि सारे ये जो इस दुरानियों के दौरान तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप देख रहे आपके उधर ना नॉर्थ की तरफ, ये मगरब उस साइड पे आपके ना पाकिस्तान की साइड या चाइना की साइड तक आपके थोड़े से ना कशमकश, लेकिन आप इसको भूल गए थे। लेकिन जो समंदर की तरफ आपका एरिया था, जो कोस्ट लाइन थी, वो आप भूल गए थे। और उन्होंने फिर साथ में हवाला भी दिया उनका, क्या नाम है वहाँ जो उनके बड़े गुजर चुके हैं, राजपूत को था उनका हवाला दिया है, मराठा किसी का हवाला दिया है। उसने कहा था कि अगर आप समुद्रों की तरफ से कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आप अगर आप समंदर को इग्नोर करेंगे तो समंदर आपको इग्नोर। और है भी ऐसे इस्लाम भाई, देखें अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुए थे एज एन इन्वेडर, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको इधर से पहुंचा था अपना हिंदुस्तान को, क्योंकि कोलंबस जो था वो कहीं निकला किसी और मकसद के लिए था, तो उसने ये खिता ढूंढ लिया। तो बात यह है कि उनको फिर जाकर बताया और उन्होंने हमलावर हो गए, मतलब इधर आया एज अ ट्रेडर, लेकिन बाद इन्वेडर गए। तो ये इंडिया के लिए वाकई में बड़ा एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर बातें बड़ी मज़ेदार है, बड़ी नॉलेजेबल बातें मुझे साहब ने की अक्सर करते भी हैं। तो ये इनके लिए बड़ा एक समझ एक छोटा मुल्क जो है ना, छोटा मुल्क, उनको टक्कर देने के लिए उनका ये जबरदस्त है यार। इन्होंने पहले भी बनाया हुआ है, तो आप दूसरा मेरे ख्याल दूसरा ही बना रहे हैं, तीसरा है। तो ये वाकई जबरदस्त है यार, क्योंकि जहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह, लाइन वगैरह की, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो है सेफ्टी जरूरी है, तो दूसरी तरफ जो है ना ऐसे समंदरों की भी सेफ्टी जरूरी है, ताकि दूसरे जो है ना, क्योंकि आजकल जो है वो सब मरीन जो है ना उसका भी दौर है, तो इन सब की निगरानी के लिए जो है ना इन्वर्टर जबरदस्त है। और इन्वर्टर कह रहा हूँ कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर, और मैं तो कहता हूँ कि भाई जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये तो एक किस्म का कह रहे हैं कि पूरा जो है ना जंग का पूरा सामान इसमें समो जाता है। कहते हैं जिसके पास जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए वो उतना ज्यादा पावरफुल है। अच्छा देखिए कि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, सबमरीन भी को चंद देखी है, तो चाइना की दी हुई है वो भी, चाइना की दी हुई है, मतलब खरीदी हुई है, इंपोर्ट की है, क्यों बुलवाते हैं। उसके अलावा देखें यार इंडिया की कितनी बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया अपनी बना रहे, किसी से भाई इंपोर्ट भी नहीं कर रहे यार। देखें कि हर चीज में आगे बहुत पावरफुल हो गया, कोई चीज नहीं है ऐसी जो मेड इन इंडिया ने, जिस दिन का भी मोदी साहब ने नारा लगाया है ना कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, पूरी कौम उस पर लग गई और भाई उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। ये मैं पहले देखता था, बल्कि पहले क्या देखता, अब भी देखता हूँ कि हमारे जितने भी सामान होता है ना, मैं अक्सर देखता मेड इन इंडिया, मुझे पता नहीं था ये मेड इन इंडिया, सॉरी मेड इन चाइना ये होता क्या, बाद में पता चला कि ये चाइना का ब्रांड चाइना में बना हुआ है। तो इसी तरह जो है ना मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया ये जो भाई इंडिया है ना, इंडिया जो जितनी भी सक्सेस समेट रहा है ना, इसके पीछे इनकी जो तालीम है, स्टडी है ना, ये मैटर करती है भाई। क्योंकि एक पढ़ी लिखी कौम जो होती है ना, ऐसे बुलंद लेवल्स की जो अचीवमेंट्स है वो हासिल करती हैं। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि भाई पाकिस्तान को, बारहा मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए। आपका नेबर है, आप कह रहे हैं कि इसको देख के स्टडी अपनी जो है ना, अपनी तालीम को और ज्यादा इंक्रीज करें, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम की बहुत ज्यादा कमी है यार। वो अगर पढ़े लिखे हैं ना, उनके इंजीनियर्स हैं, उनके मतलब बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, उनके सारे वो क्या कहते हैं नक्शा बनाने वाले जो होते हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, वो सारा बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं ना, इसी वजह से तो वो आगे जा रहे हैं।
तो वो इंजीनियर और आप देख लें कभी किसी चाइना से कोई माल आ रहा है भाई, सबमरीन आ रही है भाई, इंडिया को मैं कहता हूँ मात देना बहुत मुश्किल है। ये तो सोचे भी ना चाइना, ये जेहन से निकाल दे कि इंडिया को चाइना मात देगा। एक बात मैं जानता हूँ भाई, एक बात कि भाई जो कंट्री जो है ना अपनी बनाई हुई चीज पे डिपेंड करता है, वो कभी मात नहीं, वो मुल्क कभी भी पीछे नहीं रहता और कभी भी मात नहीं खाता। खैर, मैं तो वीडियो मिलते नहीं, वीडियो तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।